नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेकर काफी सजग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का लगातार प्रयास कर रही है और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को नसीहत दी है कि एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालें और फाइलें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर न हो। हर मामले में कार्रवाई सही ढंग से की जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेकर काफी सजग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का लगातार प्रयास उत्तराखंड सरकार कर रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को नसीहत दी है और कहा है कि एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां न डालें, फाइलें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर न हो और हर मामले की कार्रवाई सही तरीके सही ढंग से की जाए। 2025 तक आपको बता दें कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का सपना जो है सरकार ने देखा है और उसके लिए लगातार निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अपने काम दूसरों पर न डालें और जिम्मेदारी से अपना काम करें। ये तमाम बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा कही गई हैं। उत्तराखंड में सभी पूर्व विधायकों ने मिलकर एक संगठन बनाया है, जिसमें पूर्व विधायकों के संगठन में अभी तक 30 से 35 विधायक एकजुट हुए हैं। आपको बता दें कि सभी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात की है और उत्तराखंड के जलवंत मुद्दों पर अपनी राय रखी है और अपने अनुभवों के आधार पर विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ ही संगठन की रणनीति और आधिकारिक ढांचा तैयार करने के लिए बड़ा कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लाखी राम जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। की है सरकार में क्या सब कुछ नहीं किस तरह से चल रहा है, जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी जो पूर्व विधायक थे वो सरकार से संतुष्ट हैं। जिस प्रकार से चाहे हमारी विधानसभा की भर्तियां रही हों, आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका वो किया है। और मैं समझता हूँ कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हर जगह सड़क, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जितना सरकार सो पा रहा है, जो हमारी सोच थी उसी रूप में ये सरकार चल रही है। जिम्मेदारी निभाने आए। देखिए, हम पूर्व विधायक गण, हम चाहे किसी भी दल के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम भाजपा के हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत जिम्मेदारी से कार्य कर चुके हैं समाज का और कर भी रहे हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। प्रदेश की कुछ ज्वलंत समस्याएं थी, उनको लेकर के, क्योंकि विधायक हों उनकी संरक्षक जो है विधानसभा अध्यक्ष होती हैं, उनके पास जो अपनी बात रखने आए थे और बहुत ही सकारात्मक जो है उनका सुझाव रहा, पक्ष रहा। वो जल्दी ही जो है पूर्व विधायकों की भी एक समिति का गठन करने की बात उन्होंने की है, ताकि हम भी जो ज्वलंत समस्याएं हैं राज्य के हित में, जनता के हित में, हम भी अपना सक्रिय योगदान, सहयोग, सुझाव ये दे सकें। इसलिए जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष मिलने आए थे। और जो विधानसभा में बैकडोर भर्ती का जो प्रकरण चला, उसमें उन्होंने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई और कार्रवाई की, गलत नियुक्तियों को जो है निरस्त करवाया। माननीय उच्च न्यायालय ने जो है वो स्थगन आदेश दिया था, लेकिन आज वो निरस्त हो गया है वो स्थगन आदेश माननीय अध्यक्ष जी के प्रयासों से। तो इसलिए भी उनको बधाई देने आए थे। यही विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही ऋतु खंडूरी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बैकडोर की भर्तियों को निरस्त कर दिया था। हालांकि मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिस आदेश को विधान द्वारा खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। लिहाजा आज खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है। तो वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले से कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से
की गई 228 कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई को आधी अधूरी बताया है। साथ ही कहा कि राज्य की पहली विधानसभा से जांच होनी चाहिए और यही नहीं, इस कार्रवाई से जिन नेताओं ने अपने परिजनों की नौकरी लगाई है वो सभी बच गए हैं। हालांकि किसी की नौकरी चले जाने से कांग्रेस खुश नहीं है, लेकिन जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक पर रखकर नौकरियां लगवाई हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मेरा इसमें मत ये है कि निर्णय ये जो कार्रवाई की गई आधी अधूरी है। हम 2001 से जब से राज्य का गठन हुआ है, जब से विधानसभा बनी है, हम तो तब से जांच की मांग कर। इसमें सारे जो बड़े नेता लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरी लगाई वो तो सब बच गए। किसी की नौकरी से हाथ धुलाना या किसी की नौकरी चले जाने में हम लोगों को खुशी नहीं है। हमारा उद्देश्य था कि जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक में रखकर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, आरएसएस या कोई भी, जिन्होंने योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों में डाका डालकर बैकडोर से अपने परिजनों की नौकरियां नैतिकता को ताक पर रखी, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए थी। उनको जनता से सार्वजनिक माफ़ी मंगवाने का हमारा प्रयास था। और आज का जो निर्णय, हम किसी के बेरोजगार होने से खुश नहीं है, क्योंकि नेता तो अभी भी बचे हैं और नेताओं के परिजन भी बचे हैं। इस निर्णय में वो लोग नहीं हैं ज़्यादातर जो बड़े नेता अपने परिजनों की नौकरी लगाने में बैकडोर से। उत्तराखंड के चमोली में पोखरी मिनी स्टेडियम में युवा कल्याण के तत्वाधान में 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी और उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता के द्वारा किया गया है। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी ने कहा कि खेल में हार जीत मुख्य नहीं है और खेल में प्रतिभाग करना मुख्य है। चमोली जनपद खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर इस बार खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता ने कहा कि खेलों के इस प्रकार के आयोजन से क्षेत्र में प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। खेलों से ही शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ऐसे में खेलों का आयोजन समय समय पर होना चाहिए। 3 दिन ये लगातार ये खेल प्रतियोगिताएं चलेंगी। आज अंडर 14 की यहाँ पर आयोजन हो रहा है और 2 दिन अंडर 17 और जो अंडर 21 के यहाँ पे स्पोर्ट्स होने हैं। और जो भी यहाँ पे खिलाड़ी फर्स्ट आएंगे वो इसके बाद 28 तारीख से जिले में होने वाले खेल महाकुंभ में जाएंगे, भाग लेंगे। To all, myself Srishti Gurjal. I am from Atal Utkrishт GIC Nangnath. I study in class 10th. I took up first position in 600 meter race and my experience was very good, and this is a very big opportunity to us that we go in district level and then in state level. Thank you. खेल महाकुंभ 2022-23 के शुभ अवसर पर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई है। इससे पहले न्याय पंचायत लेवल पर ये प्रतियोगिता स्थापित हुई थी, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले अभ्यर्थी आज ब्लॉक स्तर पर प्रतिभा कर रहे हैं। आने वाले जो भी यहाँ से सेलेक्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड स्थान के बालक बालिका सेलेक्ट होंगे, वो स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे अपने प्रतिभा करेंगे। और आज आपने देखा होगा कि पहाड़ का बच्चा एक उभर के आ रहा है। पहाड़ में विशाल क्या ये बोलते हैं, बच्चा आज अपनी क्षमताओं में भरपूर है। और कुछ आपने अभी कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे बच्चे अभी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रतिभा दिखाया है। हमारे कुछ बहनें भाइयों ने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रतिभा, जिसके पहाड़ के बच्चों को मैं आज अपने गाँव के छोटे ननिहालों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इनकी उज्जवल भविष्य की कामना। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। खेल महाकुंभ जो 2022 का आयोजन जो पोखरी के इस मिनी स्टेडियम में किया जा रहा है, सम्मानित समस्त बच्चों का और जो हमारे आयोजक करते हैं दीपक बिस जी का, जो यहाँ पर अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो आज उन्हें मिला है और मैं उन्हें अपना शुभाशीष देना चाहूँगी। वो अच्छे से खेलें और आगे निकलें। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ऐसे कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन किया जाना है, इसलिए मैं आप उन सभी बच्चों का। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अब मॉडर्नाइजेशन कराया जाएगा, लेकिन इस फैसले से मदरसों के मौलाना नाखुश नजर आ रहे हैं।
हरिद्वार के मदरसा संचालकों का कहना है कि समय समय पर मदरसों में नवीनीकरण कराया जा रहा है, चाहे वो एनसीईआरटी से जुड़े हो या नहीं। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित मदरसा के प्रबंधक ने बताया कि अक्सर मदरसों की छवि को बिगाड़ने का कार्य किया जाता है, लेकिन इसके विपरीत मदरसों द्वारा इंग्लिश, विज्ञान समेत मैथमेटिक्स की तालीम बच्चों को दी जाती है, ताकि आने वाले समय में बच्चे अपने भविष्य का खुद फैसला ले सकें। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा मदरसे में ड्रेस कोड के फैसले को उन्होंने सही फैसला बताते हुए आगे उन्होंने कहा कि मदरसे में पहले से ड्रेस कोड का नियम कायम है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कोई भी नवीनीकरण मदरसों के लिए जरूरी नहीं है। की बात है जो फालतू ये यहाँ इस मुल्क के अंदर यही तो सबसे बड़ा रोना है। यहाँ सियासत करने वाले खामखागी बिना बात के वो ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, बकवासबाजी ज़्यादा करते हैं। मदरसों की पोजीशन को मजरूह करने के लिए बकवासबाजी की जाती है। मदरसे हैं ये, इनमें ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तो ड्रेस तो हमारे मदरसे में देख नहीं रहे आप, सब सफ़ेद बच्चों फिर रहे हैं। देखिए ज़रा, देखिए आप, सफ़ेद बच्चा, आप नीचे जाइए, लड़कियों का सबका ड्रेस है, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये कोई चीज़ बुरी नहीं है अगर ड्रेस कोड आती है। मतलब बच्चे जो है अपने मदरसे वाले जो है अपना यूनिफॉर्म बच्चों का पहनने का मुतय्यन करते हैं, तो उसमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। ड्रेस कोड यानी पहनने के कपड़े ही उसी के बारे में तो आप सवाल कर रहे हैं ना, तो उससे हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो है ला रहे हैं। मैंने आपको अभी बतलाया कि हमारे मदरसे में 1000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मजहबी तालीम के साथ साथ जो है वो बच्चा जो इंग्लिश ना पढ़ रहा हो और साइंस ना पढ़ रहा हो और जनाब वो गणित ना पढ़ रहा हो। सारे मज़ामीन जो है जो वो हिंदी से मुताल्लिक़ है, वो सारे बच्चों। हरिद्वार जिले का सेवा योजना कार्यालय आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जिला सेवा योजना अधिकारी अनुभा जैन अक्सर अपने कार्यालय में मौजूद नहीं रहते, जिसके चलते बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। शुक्रवार को भी जिला सेवा योजना अधिकारी बिना सूचना के छुट्टी पर थी। जब क्षेत्रवासियों ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से इसकी जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सेवा योजना अधिकारी द्वारा फोन पर ही छुट्टी की बात कही गई। उनके द्वारा अभी तक कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई है। प्रदेश सेवा योजन विभाग के डायरेक्टर हरबीर सिंह द्वारा भी जिला सेवा योजना अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात कही गई और बीजेपी पार्षद सचिन अग्रवाल ने बताया कि जिलाधिकारी और एसडीएम को कई बार जिला सेवा योजना अधिकारी की नामौजूदगी की शिकायत कर रखी है, लेकिन अधिकारी द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में प्रशासन ने अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। आपको बता दें कि प्रशासन ने कुछ दिनों पहले ही अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया था और लगातार इलाके के व्यापारियों से अपील की जा रही थी कि वो अपना अतिक्रमण खुद हटा लें। जिन्होंने नहीं हटाया था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं इसे लेकर मीना बाजार के समस्त व्यापारी चेयरमैन हरीश दुबे के साथ तहसीलदार से मुलाकात करने पहुंचे और तहसीलदार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं चेयरमैन हरीश दुबे ने बताया कि मीना बाजार के व्यापारियों को नाजायज उजाड़ा जा रहा है और जबकि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया और मीना बाजार जहां पर दुकानें लगी हैं वो कोई लिंक रोड नहीं है। ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने आए थे उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, लेकिन चूंकि वो आज नहीं है तो इसलिए हमने तहसीलदार महोदय को दिया है। और ज्ञापन में ये मेरे द्वारा कहा गया है, उसके अंदर जो कल लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से मीना बाजार के व्यापारियों को जो उजाड़ा गया है वो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, उल्लंघन किया गया है। उसी को लेकर मैंने करा है, क्योंकि इसमें मान लीजिए जो वहाँ पे परिवहन निगम द्वारा जब वहाँ रोडवेज की स्थापना करी गई तो जो मीना बाजार की तरफ रास्ता निकाला गया वो बिल्कुल गलत है। वो रास्ता जो है कि महाराणा प्रताप चौक से डिस्ट्रिक्ट चौक को जो रास्ता जाता है उसके बीच में निकाला जाना था। वहाँ भी जमीन लोगों ने अतिक्रमण कर रखी है, सरकारी भूमि पर्याप्त है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने नहीं करा। एक रंजीशन जो है रास्ता यहाँ से खोला। दूसरा यह है कि हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि जब तक नगर पालिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर देती वेंडिंग जोन को,
उस वेंडिंग जोन को, जिसमें जो है कि वेंडर्स, जब इन्होंने कमेटी बनाई तो उस कमेटी में ना तो हम चेयरमैन को रखा, ना नगर पालिका के किसी सदस्य को रखा, ना इन व्यापारियों को रखा, किसी को नहीं रखा। इन्होंने मनमानी तरीके से अपने ही तरीके से जो है कि वेंडर जोन की स्थापना कर दी। उसका लगातार विरोध जो है वेंडर्स भी कर रहे हैं, हमारा बोर्ड भी कर रहा है, सारे प्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई सुनवाई नहीं करी। इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया। हाई कोर्ट ने यह कहा कि पूर्ण रूप से जब तक आप वेंडर जोन को स्थापित नहीं कर देंगे, विकसित नहीं कर देंगे, तब तक इनको नहीं हटाया जाना चाहिए था। और 15/11 तक, इसी 15/11/2022 को जो है हमको जो है वो सीमांकन करके, नगर पालिका को सीमांकन करके राजस्व विभाग ने ये जमीन हमको दी है। तो अभी इतनी जल्दी तो विकसित हो नहीं पाएगा। 50 लाख से ऊपर की धनराशि चाहिए, उसमें बहुत सारे काम होने 1-1.5 साल लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इन्होंने हटाया तो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करी है। इसके लिए हम उच्च न्यायालय भी जाएंगे, लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जाएंगे। जो सहयोगी इनके जो संस्थाएं रही उनके साथ, उन लोगों के खिलाफ हम, जो कोर्ट की अवहेलना करी उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट जाने की पूरी तैयारी में। उसको लेकर आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन दिया है। चेयरमैन साहब एवं अन्य जो मीना बाजार के व्यवसायी हैं उनके द्वारा एक सामूहिक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन देहरादून के नाम संबोधित उपलब्ध कराया गया है, जिसमें दिनांक 23/11/2022 को जो मीना बाजार में जो अतिक्रमण हटाया गया था उसके विरोध में इनके द्वारा उत्तराखंड प्रदेश सरकार द्वारा एसएमपी बकाया गन्ना भुगतान और गन्ना का मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन आगामी 26 नवंबर को हजारों किसानों के साथ देहरादून में महापंचायत करने की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसके लिए किसान गांव-गांव जाकर किसानों से वार्ता कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश के पैरोई सत्र शुरू हो चुका है और किसान अपना गन्ना शुगर मिलों में डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया, जबकि पंजाब और हरियाणा में गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया गया है। सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश की राजधानी देहरादून में भारतीय किसान यूनियन महापंचायत करने जा रही है। एक बड़ी पंचायत है किसान यूनियन की। ये पंचायत दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तर्ज पर, चूँकि 26 नवंबर को हमने दिल्ली घेरी थी और अभी कुछ काम में बकाया है। एसएमपी का जो बकाया राजस्थान सरकार ने कर दिया, तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर रही भाई बतावा? राजस्थान में तो भारत में ही है, तो इन्हें करना कुछ नहीं ना। इन्हें जुमले पिलाने जनता को, जुमले में भुक्की मारी जनता नंगी कर दी बिल्कुल। हमारे गन्ने का भुगतान का सारे जो गन्ने का रेट उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा रहा करता, आज हरियाणा पंजाब में 380, इनकी सरकार बोल ही नहीं रही। तो 400 रुपये कम से कम होना चाहिए। वैसे महंगाई का हिसाब देखो 700 रुपये कुंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। अब इन्होंने अपनी तनख्वाह तो एकदम दुगनी कर ली और किसान को छोड़ दिया नंगा। किस तरह की तैयारी चल रही है पंचायत? नहीं, पंचायत क्या, गाँव उधर गाँव सब नुक्कड़ सभाएँ होनी, सारे में कई टीम लग रही है और सब चल रहा है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँच रहे हैं टिकैजी, और राकेश टिकैजी लखनऊ जाएंगे। और हम जो वहाँ गवर्नर हाउस का जो हाँ वो हम अपील कर रहे कि सरकार को इंटरफेयर करो, क्योंकि जब सरकार व्यवस्था करो तो फिर गवर्नर ही मालिक होता। तो हम गवर्नर को वहाँ संबोधित और गवर्नर हाउस पर वहाँ जाने का हमारा प्लान है। इकट्ठे होकर जैसे भी है तो वहाँ इकट्ठे होंगे सीधे। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 100 और 200 के 30,000 के वैल्यू के नकली नोट बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि आरोपी खुद ही प्रिंटर से नोट प्रिंट करता था और बुधवार देर रात शातिर सिटकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद में एक दुकान में नकली नोट से सामान खरीदने पहुंचा था। जैसे ही उसने दुकानदार को नकली नोट दिए तो दुकानदार ने नोटों की पहचान कर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ ने आरोपी की धुनाई कर डाली और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सिटकुल थाना पुलिस ने आरोपी को थाने में लेकर आई और उससे पूछताछ की तो उसने खुद नोटों की छपाई करने की बात कबूली। तो चलिए मेरे साथ अब उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।